बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एचपीएलसी स्टार्ट की हुई थी यूनिवर्सिटी बंद होने से पहले। और कुछ चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ ली थी कि एचपीएलसी बेसिकली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। हम इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो लिखते हैं। और मैंने थोड़ा सा फर्क आपको बताया था कि कन्वेंशनली इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता था, लेकिन जो करेक्ट टर्म है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ही है। तो एचपीएलसी कैसे काम करती है, यहाँ पे स्टेशनरी फेस क्या है, मोबाइल फेस क्या होता है, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी है, और फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। और कुछ बैकग्राउंड आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, सो बट आई बेटर थॉट कि हम इसको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दोबारा फिर से पढ़ लें। और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें रिपीट होंगी जो कि आप लोगों ने क्लास में पहले पढ़ी हुई हैं, बट आई विल ट्राई दैट क्या सब लोग जो है उसमें शामिल हो जाए जिन्होंने वो पिछले लेक्चर मिस किए थे। और हम इसको ऑनलाइन जो हमारे लेक्चर्स हैं या जो ये वीडियो है, ये एक मुकम्मल पैकेज की सूरत में सब लोगों तक पहुंचे, ताकि सब लोग स्टार्ट से बिल्कुल एचपीएलसी को पढ़ना शुरू करें। ठीक है जी। So HPLC from name, it's clear it's a liquid chromatography, and we say that it's a high performance liquid chromatography because यहाँ पे सेपरेशन बहुत ज़्यादा फाइन होती है। और हम लोगों ने पीछे टीएलसी पढ़ी थी, टीएलसी भी एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप थी, लेकिन वहाँ पे बेसिकली एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को हम पढ़ रहे थे। So high performance liquid chromatography, it could be adsorption, it could be partition chromatography, depending upon the nature of the stationary phase here. बट इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और इसकी रीज़न ये है कि ये फास्टर मेथड है सेपरेशन का। और इसके साथ साथ ही क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी हमें देता है कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं किसी भी मिक्सचर के, उनकी क्वांटिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए ये एक क्वांटिटेटिव टूल है एज कम्पेयर टू थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि एक ज़्यादा सिंपलर वर्जन था और एक क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं जो एचपीएलसी को यूज करती हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती हैं और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को सेपरेट करती हैं, और फिर उससे जो है वो उनकी क्वांटिटी जो है वो डिटरमिन करके जो डिजायर्ड एनालिसिस है वो परफॉर्म करती हैं इसके जरिए। सो इनिशियली जैसे मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है, कन्वेंशनली इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता था, क्योंकि पहले ख्याल किया जाता है कि जो प्रेशर हाई प्रेशर जो पंप्स हम यहाँ पे यूज करते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं फाइन सेपरेशन को। बट पंप या हाई प्रेशर जो है वो एक पैरामीटर है, इसके अलावा जो स्टेशनरी फेज है और इसमें जो उसके पार्टिकल साइज है और जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है और जो इंतहाई स्मॉल सैंपल वॉल्यूम है और जो दूसरे पैरामीटर्स, ये सब चीज़ें मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं फाइन सेपरेशन को। तो लिहाजा प्रेशर एक पैरामीटर है, तो हम इसको जो है तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है इस तरह लिखते हैं और इस तरह इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। फ्रॉम नेम इट्स क्लियर इट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक है, लेकिन अगर क्रोमेटोग्राफी टाइप देखें तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। और हम यहाँ पे लिक्विड सैंपल्स को जो है वो सेपरेट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे जो मिक्सचर्स हैं उनको हम मोबाइल फेज में या किसी भी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और फिर उनको फोर्स किया जाता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन फोर्स टू फ्लो थ्रू ए क्रोमेटोग्राफिक कॉलम अंडर ए हाई प्रेशर। और इसी वजह से हम इसको हाई प्रेशर भी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। सो ये क्रोमेटोग्राफिक कॉलम कैसा होता है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस पे ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी जो है इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ इट लुक लाइक और कैसे ये काम करते हैं। ओके, ये एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल रिजर्वायर है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जो इसके अंदर एक फेरूल्स यहाँ पे ये जो मौजूद हैं, ये 3, 2 या 1 जितने भी कंटेनर्स हैं डिफरेंट हो सकते हैं। पंप का काम सिंपली यहाँ पर ये होगा, जो हम पंप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कि वो डिजायर्ड प्रोपोर्शंस के अंदर या जो हमारी डिजायर्ड कंपोजिशन है मोबाइल फेज की, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्वेंट्स को यहाँ से सक करेगा और फिर उनको मिक्स करेगा। सो अगर ये सॉल्वेंट ए है तो इसी तरह एक
जो है चैनल सॉल्वेंट बी के लिए भी बनाया जा सकता है, इसी तरह का कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट सी के लिए भी बनाया जा सकता है। और अगर आप उनको पहले से मिक्स करके फिर इस कंटेनर में डाल दें, यानी कि आप ऑलरेडी उसको जो है वो उनकी कंपोजिशन को मेंटेन करते हुए उनके प्रॉपर रेशियो में यहाँ पर ऐड करते हैं, तो वो भी हम चला सकते हैं इसको। सो पंप जो है सिंगल सॉल्वेंट को भी और मल्टीपल सॉल्वेंट्स को भी यहाँ से ले सकता है, और जो आप कंपोजिशन उसको फिक्स दें वो उसको मेंटेन करके उनकी मिक्सिंग करके और आगे फ्लो करता है। सो एक्चुअली इन दिस सिचुएशन ये हमारे पास पंप यहाँ पर डिजाइन किया गया हुआ है, और एक्चुअली पंप जो है वो सॉल्वेंट या एक्चुअली जो मूविंग फेज या जो मोबाइल फेज है, ये मोबाइल फेज है, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ से लेता है, सेक करता है और इसको फिर इस इंजेक्टर से गुजारता है, और इंजेक्टर से होती हुई ये चीज जो है वो कॉलम में से गुजरती है, और कॉलम से गुजरती हुई ये चीज फाइनली डिटेक्टर तक जाती है, और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है इस इंफॉर्मेशन को। ये एक हमारे पास ऐसा इंटरफेस या ब्रिज है जो कि इस सारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के साथ लिंक करता है, और हम यहाँ पर सेपरेशन का प्रोसेस देखते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो ग्राफ छोटा सा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास टाइम होता है, जो उसका रिटेंशन टाइम होता है, और वाई एक्सिस पे जो उसका सिग्नल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये एक टिपिकल इलस्ट्रेशन है एचपीएलसी स्कीमेटिक, जिससे आप समझ सकते हैं कि एचपीएलसी काम कैसे करता है। पंप जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इसको डिटेल से देखेंगे कि पंप जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पंप्स भी हैं और कांस्टेंट फ्लो पंप्स भी हैं। तो ये कैसे काम करते हैं एचपीएलसी के अंदर, इनको हम डिस्कस करेंगे। इंजेक्टर का क्या रोल है, इंजेक्टर के अंदर हम अपना सैंपल कैसे इंजेक्ट करते हैं, और यहाँ पर सैंपल लूप जो है वो कैसे कनेक्ट होता है, यानी कि जब हम सैंपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे होते और सिंपली मोबाइल फेज पास कर रहा होता है कॉलम में से, तो फिर इसकी पोजीशन क्या होगी, और जब यहाँ पर हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर इसकी पोजीशन क्या होगी, ये हम चीजें यहाँ से देखेंगे। इसके साथ साथ कॉलम जो है ये कैसे काम कर रहा है, आउटर सरफेस किस चीज की बनी है, इनर सरफेस किस चीज की है, ये देखेंगे। डिटेक्टर, कौन कौन से डिटेक्टर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये डिटेक्टर देखेंगे, और फिर आगे जो है वो डाटा एक्विजिशन यूनिट के साथ देखेंगे। सो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स के हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ एचपीएलसी, इट कुड बी एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ये तो हमारे पास जस्ट फर्स्ट स्लाइड थी जिसको हमने यहाँ पे देखा था। यूजुअली मिक्सचर इज रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, मिक्सचर को हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ रेजोल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि रिलेटिव सेपरेशन ऑफ टू पीक्स जो है उसको रेजोल्यूशन कहते हैं, कि दो कंपोनेंट्स को कितना मुकम्मल तौर पर अलग किया जा सकता है एक दूसरे से, ये रेजोल्यूशन कहलाता है, रिलेटिव सेपरेशन की जाती है। और ये डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन क्या है सोल्यूट कंपोनेंट्स के स्टेशनरी फेज के साथ और इसके साथ साथ मोबाइल फेज के साथ। ठीक है जी। HPLC provides a high degree of versatility comparing to many other chromatographic techniques. वर्सिटैलिटी इसलिए कि हम यहाँ पे आयंस को सेपरेट कर सकते हैं, हम चीज़ों को यहाँ पर उनकी आयनिक स्ट्रेंथ की बेस पे, चार्ज की बेस पे सेपरेट करते हैं, हम चीज़ों को उनके साइज की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, हम कंपोनेंट्स को, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को उनकी पोलैरिटी की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं, और ये सेपरेशन जो है एडसॉर्प्शन बेस्ड भी हो सकती है और पार्टीशन बेस्ड भी हो सकती है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या है जनाब, हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड सरफेस जो है वो एक स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट कर रही होती है, और यहाँ पे एडजॉर्प्शन डिसऑर्प्शन का साइकिल चलता है जिसके तहत हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन हुई है लेक्चर में भी, और मैंने इसको बैकग्राउंड में भी आपको एक दो दफा बताया था कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो पीछे टीएलसी थी उस वक्त भी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज है और लिक्विड या गैसेस जो है वो मोबाइल फेज के तौर पे। इसके अलावा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी है, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन बता दूं कि वहाँ पर आपके पास लिक्विड जो है वो स्टेशनरी फेज होता है, और लिक्विड स्टेशनरी फेज जो है वो ऐसे होता है कि कोई एक लिक्विड है अप्रोप्रिएट पोलैरिटी का जिसको हम सॉलिड सरफेस के ऊपर सपोर्ट करते हैं। सो लिक्विड दैट इज सपोर्टेड ऑन अ सॉलिड सरफेस एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, और फिर जो फिनोमिना है सेपरेशन का वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम
आयंस को सेपरेट करते हैं। आयन एक्सचेंज रेजन्स जो हैं वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आपने पीछे पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में लास्ट ईयर कि वहाँ पे उसको यूज करते हैं आयंस को रिमूव करने के लिए। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स हैं आयंस के तो उनको भी हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पास स्टेशनरी फेज क्या है। बेसिकली अगर आयंस हैं तो आयंस के अकॉर्डिंगली जो स्टेशनरी फेज है वो भी एक आयनिकली चार्ज सरफेस है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और बेसिकली ऑपोजिट चार्ज होगी। इफ यू हैव द केटायंस देन इट्स एन आयनिक सरफेस, यानी कि स्टेशनरी फेज एनायनिक होगा और वो कंपोनेंट्स को अलग करेगा और वो कंपोनेंट्स को सेपरेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन पीएच, डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज डेंसिटी और देयर रिलेटिव आयनिक स्ट्रेंथ। The technique is most exclusively used with ionic or ionizable samples. Of course, ionizable sample या जो ionizable mixture जिनको हम use करते हैं और जितना stronger होगा charge sample पे stronger it will attracted to the ionic surface and thus longer it will take to elute और उतना ही ज़्यादा वक्त लेगा elution के लिए। ये बात हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टेशनरी फेज के साथ जिस कंपोनेंट का इंट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होगा उतनी ही देर से एलूट होगा और उसके एलूशन के लिए हमें पीएच सॉल्यूशन की या जो मोबाइल फेज की उसको चेंज करना पड़ेगा और फिर हम उसको ग्रेजुअली रिमूव कर सकेंगे। मोबाइल फेज जो है वो एक्वस बफर है वेयर बोथ पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ आर यूज्ड टू कंट्रोल द एलूशन टाइम। के एलूशन टाइम अगर आप कम करना चाहते हैं या कि आप जल्दी उसको एलूट करवाना चाहते हैं तो आपको पीएच जो है वो उसकी चेंज करनी पड़ेगी और ऑफ कोर्स बफर्स की आयनिक स्ट्रेंथ को भी प्ले करना पड़ेगा। अच्छा जी, आयंस के साथ साथ हम चीज़ों को साइज बेस पे भी अलग करते हैं। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो है यूजुअली चीज़ों को प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए इसका पुराना नाम जो है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी है। इसके लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल से अलग किया जाता है और यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है बेसिकली वहाँ पर एक स्पेसिफिक पोर साइज क्रिएट किए गए होते हैं और ये पोर साइज जो है एक्चुअली इनमें हमारा जो कंपोनेंट्स हैं वो फिट होते हैं। ठीक है जी। So its column material is filled with this precisely controlled pore size and the sample is simply screened or filtered according to its solvated molecular size. लार्जर मॉलिक्यूल जो रैपिडली वॉश हो जाएंगे जबकि स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे इनसाइड पोर्स में और जनाब इस तरह हम चीज़ों को उनके साइज बेस पे सेपरेशन करेंगे। तो क्लासिकली ये टेक्निक जो है प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा हम चीज़ों को पोलैरिटी की बेस पे भी सेपरेट करते हैं ऑन रिलेटिव पोलैरिटी कंसर्निंग द एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और इवन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। टू मोड्स आर डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोलैरिटी। नॉर्मल फेज के बारे में मैंने बताया था, स्टेशनरी बेड जो है वो स्ट्रांगली इन पॉलर नेचर होता है। सिलिका जेल को हम यूज कर सकते हैं स्टेशनरी फेज के तौर पे और मोबाइल फेज नॉन पोलर जैसा कि हेक्सेन या टीएचएफ जैसे सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टेशनरी फेज पोलर है तो इसका मतलब ये होगा कि हम पोलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर प्ले कर रहा हो। सो जो पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ पर सेपरेट किए जा सकेंगे। ठीक है जी। और पोलर मिक्सचर्स के लिए हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी की तरफ चलते हैं। पोलर सैंपल जो है वो रिटेन करेंगे सरफेस पे और जो रिलेटिवली नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ से जल्दी एलूट हो जाएंगे। इसके मुकाबले में रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में हम नॉन पोलर स्टेशनरी फेज यूज कर सकते हैं और जो मोबाइल फेज है वो पोलर होता है। बेसिकली वाटर, मेथानॉल या मिक्सचर ऑफ बफर्स ये सारे काम जो है वो ये सारे जो मिक्सचर जो हैं ये काम कर सकते हैं एज ए मोबाइल फेज के तौर पर। और डेफिनेटली अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर नेचर का है तो हम नॉन पोलर मिक्सचर्स को ही वहां से सेपरेट कर रहे हैं। So here the more non-polar the material is longer it will be retained। और जो स्टेशनरी फेज जो है ये इसके साथ इंट्रैक्शन जो है एक्सक्यूज मी जो इसके साथ इंट्रैक्शन जो है ये नॉन पोलर इंट्रैक्शन जो है ये प्ले कर रहे होंगे जिसमें नॉन कोवलेंट फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हैं वैन डर वाल फोर्सेस जो है ये प्ले कर रही होंगी चीजें। अब ये दो चीजें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप जैसे जैसे आगे जाएंगे इनको आप लर्न करेंगे। मैं थोड़ा सा एक दफा फिर आपको उसकी जो इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन है वो दिखा दूँ। इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम यहाँ पे पंप से ना एक कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन करते हैं और एक कांस्टेंट कंपोजिशन के साथ जो है
मिक्सचर्स को यहाँ पे सेपरेट करते हैं। ये एक कन्वेंशनल मेथड है और अभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं, करते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ हमने थोड़ी सी जो है वो इसमें अब कह सकते हैं तब्दीलियां भी की हैं सेपरेशन को इन्हांस करने के लिए। बाज़ का ऐसे कंपोनेंट जो बहुत ज्यादा देर तक रिटेन कर जाएं स्टेशनरी फेस के सरफेस पे, तो फिर हम पंप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि पंप जो है वक्त के साथ साथ जो है सेपरेशन जो है उसको बेहतर करने के लिए मोबाइल फेज का जो फ्लो रेट है उसको तब्दील करें। यानी कि सेपरेशन के फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर फ्लो रेट 1 ml/मिनट है अगर, तो हो सकता है कि अगले 10 मिनट्स के लिए फ्लो रेट जो है वो बढ़कर 1.5 ml या 1.5 ml/मिनट के साथ हो जाए। यानी कि 1 मिनट के अंदर पहले अगर 1 ml मोबाइल फेज का गुजरा था तो अब 1.5 होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि ऐसे एनालिसिस जो कि लॉन्गर होते चले जाते हैं और उसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल फेज का जो फ्लो रेट है उसको हम चेंज करते हैं। और इस तरह के इल्यूशन को हम एक अलग नाम देते हैं जिसमें हम मोबाइल फेज फ्लो रेट तब्दील करते हैं ड्यूरिंग द एनालिसिस। ड्यूरिंग द एनालिसिस दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। न सिर्फ मोबाइल फेस का फ्लो रेट तब्दील करते हैं बल्कि उसके साथ साथ अगर मोबाइल फेस की कंपोजिशन भी तब्दील करनी पड़े ड्यूरिंग द एनालिसिस तो भी हम करते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है इस इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन से दिखाने को कि पंप जो है एक्चुअली वो फ्लो रेट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और साथ साथ कंपोजिशन को भी जो है वो चेंज कर रहा होता है। ऐसी इल्यूशन को हम नाम देते हैं कि ये ग्रेडियंट इल्यूशन। Eluent polarity plays highest role in the all types of HPLC. This is very important to understand. There are basically two mechanisms. One is called the isocratic elution and other is called the gradient elution. आइसोक्रेटिक एल्यूशन जो है ये कन्वेंशनल एल्यूशन मेथड है। इसके अंदर हम मोबाइल फेज की कंपोजिशन और फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एनालिसिस। ठीक है जी। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ कांस्टेंट एलुएंट, इन द फर्स्ट टाइप द कांस्टेंट एलुएंट कंपोजिशन इज पम्प्ड, यानी कि एलुएंट की जो कंपोजिशन है मोबाइल फेज की वो कांस्टेंट रहती है थ्रू द कॉलम, while in the second type eluent composition and strength is steadily changed। ठीक है जी, steadily या gradually changed during the analysis। ठीक है जी। तो इसका पर्पस क्या होता है ग्रेडियंट इल्यूशन का कि आइसोक्रेटिक इल्यूशन में मोबाइल फेज की कंपोजिशन भी सेम है, फ्लो रेट भी सेम है। ग्रेडियंट इल्यूशन के अंदर मोबाइल फेज की कंपोजिशन भी वक्त के साथ साथ बदल सकती है ड्यूरिंग द एनालिसिस और इसका फ्लो रेट भी बदल सकता है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे कंपोनेंट जो ज्यादा देर तक स्टेशनरी फेज के सरफेस के साथ स्टिक रहे और वो मुकम्मल तौर पे एलूट ना हो रहे हो, तो फिर हम ऐसे कंपोनेंट्स को एलूट करने के लिए ऐसा मोबाइल फेज पिक करते हैं, उसकी कंपोजिशन चेंज करते हैं जिसके अंदर वो ज्यादा बेहतर सॉल्युबल हो, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल वाले। यानी कि मोबाइल फेज में ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जिसके अंदर वो कंपोनेंट, वो स्पेसिफिक कंपोनेंट जो कि स्टेशनरी फेज के सरफेस पे स्टिक कर गया उसको बेहतर तौर पे डिजॉल्व करके एलूट करवाया जा सके। और सेकेंडली हम मोबाइल फेज की जो स्पीड है या जो उसका फ्लो रेट है एक्चुअली उसको भी बढ़ाते हैं ताकि उसको हम एलूशन को जल्दी मुकम्मल कर सकें। So in the first type, constant elution composition is pumped through the column, while in the second type, eluent composition and strength is steadily changed during the analysis. Initially, pressure was selected as the principal criteria for modern liquid chromatography. Initially, pressure को पहले ख्याल किया जाता था कि ये हमें ज़्यादा बेहतर सेपरेशन देता है, और thus the name was high pressure liquid chromatography. This indicates that high performance is due to the high pressure, which was a bit wrong perception. अब कह सकते हैं कि सिर्फ प्रेशर जो है वो एक अकेला पैरामीटर नहीं है जो कि परफॉर्मेंस को जो है कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रेशर के साथ साथ जो है वो सेपरेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो लिहाजा दोनों ही नाम है, लेकिन जो मॉडर्न नेम है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसी को हम यूज कर सकते हैं। हाई प्रेशर का जो परसेप्शन था ये पुराना है, रॉन्ग थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट स्टिल हम इसको जो बेस्ट, ये जो करेक्ट प्रेशर जो है आई वुड से दैट जो टर्म है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, हाई परफॉर्मेंस क्यों है जी? अब ये देखिएगा, ये हम ये चीजें एक्सप्लेन करते हैं, और ये सारे मटेरियल जो हैं मैंने जो बनाया हुआ है ये जीटी क्रिश्चियन की बुक से सारी चीजें जो हैं वो उसके साथ मैच कर रही होंगी। आप देखेंगे बहुत सारा मटेरियल उसके साथ से लिया गया हुआ है, और भी कुछ बुक से है, लेकिन ज्यादा हिस्सा जो है वो वहीं से। वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज ऑफ नैरो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जनाब स्टेशनरी फेज के जो पार्टिकल
जो हम टीएलसी में इस्तेमाल करते थे 50 माइक्रोमीटर के, वो यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्मॉलर यहाँ पे स्टेशनरी फेज का साइज है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर सेपरेशन भी उतनी ही बेहतर हो रही है, चाहे वो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है या चाहे वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सेकेंडली यूनिफॉर्म पोर साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पोर साइज जनाब बड़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हमें सेपरेशन बेहतरीन मिलती है। हाई प्रेशर कॉलम, ठीक है जी, कॉलम के जो स्टेनलेस स्टील के बने हुए कॉलम है, उनके अंदर जो स्टेशनरी फेज की पैकिंग की हुई है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के ऊपर की हुई है और बड़ी यूनिफॉर्म पैकिंग की गई है, ताकि आपके पास रिप्रोड्यूसिबल और एक जैसे रिजल्ट्स मिले आपको। एक्यूरेट लो वॉल्यूम सैंपल इंजेक्टर्स, सैंपल जो हम यहाँ पे सेपरेट करना चाहते हैं उसके लिए इंतहाई कम वॉल्यूम हमें चाहिए, और हर बार हम एक जितना वॉल्यूम देते हैं, वो तकरीबन 20 माइक्रोलीटर है। ये हम आगे चल के देखेंगे। सेंसिटिव लो वॉल्यूम डिटेक्टर्स, जो डिटेक्टर हम यूज करते हैं ये नॉर्मल यूवी डिटेक्टर के मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो कि लो से लो कॉन्सेंट्रेशन जो एनालाइट की हैं उसको भी डिटेक्ट करते हैं। पीपीएम या पीपीबी रेंज के अंदर भी अगर कॉन्सेंट्रेशन है चंद एक एनालाइट्स की, तो उसको भी हम डिटेक्ट करते हैं, जो कि कन्वेंशनल या नॉर्मल जो हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उनके मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर यूज करते हैं। और ऑफ कोर्स गुड पंपिंग सिस्टम, जो कि रिप्रोड्यूसिबल और एक्यूरेट वॉल्यूम जो है वो पंप करते हैं और कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन कर रहे होते हैं। कॉस्ट मैं बार बार वर्ड करूंगा, कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन करते हैं, ना कि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हैं। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो कांस्टेंट फ्लो रेट पंप है ये डिजायरेबल है, खास तौर पे जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो और उसके साथ साथ क्वालिटेटिव भी, क्योंकि कांस्टेंट फ्लो रेट पंप्स में फ्लो रेट थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, और जब फ्लो रेट कांस्टेंट रहे तो जो सेम कंपोनेंट्स हैं या आप कह सकते हैं जो ये सेम एनालाइट्स हैं उनका रिटेंशन टाइम भी सेम रहता है। और मैंने बताया था कि रिटेंशन टाइम की बेस पे हम चीज़ों को यहाँ पे एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी आइडेंटिटी सेम है। अगर दो कंपोनेंट्स हैं जिनकी आइडेंटिटी जो है वो एक जैसी है, यानी वो एक है, तो उन दोनों का रिटेंशन टाइम भी एक जैसे ही आएगा, चाहे वो प्योर कंपोनेंट फॉर्म में पड़े हों या चाहे वो किसी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर पड़े हों। अच्छा जी, रिटेंशन मैकेनिज्म क्या है? इन जनरल एचपीएलसी इज अ डायनामिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इट कुड बी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और इट कुड बी एट द सेम टाइम, आई वुड से दैट, अगर आप ये सुन रहे सारी बातें तो ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन दोनों चीजें हैं। Analyte moves through porous packing bed, tend to interact with the surface sites, not only the adsorption. चूंकि टिपिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ पार्टीशन भी। हाइड्रोफोबिक नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर द मेन वंस इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेज के अंदर कुछ और होंगे और नॉर्मल फेज के अंदर कुछ और होंगे। रिवर्स फेज के अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है वो हम हाइड्रोफोबिक नेचर का यूज कर रहे हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है ये डोमिनेंट है ऑफ कोर्स नॉर्मल फेज मोड के अंदर, और पोलर कंपोनेंट्स जो यहाँ पे सेपरेट करते हैं। आयनिक इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा जो है वो डोमिनेंट होंगे जब हम आयनिक स्पिन क्रोमेटोग्राफी की बात करें। All these interactions are competitive, that's true. Analyte molecules are competing with the elute molecules for the adsorption side or the partition sides. So the stronger analyte molecules interact with the surface and the weaker the elute interactions. ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर एनालाइट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस, ये स्टेशनरी फेज की सरफेस की बात हो रही है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और द लॉन्गर द एनालाइट विल बी रिटेन्ड ऑन द सरफेस, और उतनी जितना इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही देर तक वो स्टेशनरी फेज की सरफेस पर रहेंगे, और उनका एलुएंट यानी कि मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन भी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी स्पेशल केस है जहां पे सेपरेशन जो है वो मॉलिक्यूलर साइज की बेस पर होती है। इन दिस मोस्ट एनी पॉजिटिव सरफेस इंटरेक्शंस आर अवॉइडेड। ठीक है जी, एलुएंट पॉजिटिव सरफेस इंटरेक्शन से मुराद क्या है कि एलुएंट मॉलिक्यूल जो है should have much stronger interaction with the surface than analyte molecules. Bigger the molecules, less possibility to penetrate into the adsorption pores. So bigger molecules, less it will be retained. जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना वो कम रिटेन करेगा। ओके जी, यहाँ से हम ये जो सारी बैकग्राउंड है एचपीएलसी की, उसके बाद हम स्टेशनरी फेज की तरफ आते हैं कि स्टेशनरी फेज जो है वो कैसे जो है यहाँ पे इसकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एचपीएलसी जो है सेपरेशन जो है वो बेस्ड होती है सरफेस इंटरेक्शंस पे एंड डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन साइट और ऑफ कोर्स द पार्टीशन साइट। मॉडर्न एचपीएलसी adsorbents आर द स्मॉल रिजिड porous particle with high surface area.
क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जनाब? पार्टिकल साइज जो है वो 3 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का होता है इनके अंदर, ठीक है जी। और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एज नैरो एज पॉसिबल, बहुत नैरो पॉसिबल, बहुत नैरो होती है, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बिल्कुल करीब है। जब हम कोई कॉलम बाय करते हैं तो उसकी सारी स्पेसिफिकेशन जो है पार्टिकल साइज के हवाले से, लेंथ के हवाले से, पोर साइज या पोर वॉल्यूम के हवाले से, वो सारी चीज़ें उसके लिस्टेड होती हैं। पोर साइज जो है हमारे पास 70 से लेकर तकरीबन 300 एंगस्ट्रॉम तक मौजूद है, और सरफेस एरिया जो हमारे पास लिखते हैं वो ऑलमोस्ट 52 टू 50 मीटर स्क्वायर पर गया है। दिस जस्ट इंडिकेटिंग दैट how high surface area of your stationary phase is, and that contributes towards improved separation. बॉन्डिंग फेज डेंसिटी जो है वो तकरीबन 1 to 5 per 1 nanometer स्क्वायर होती है। The last parameter in this list represents the adsorbent surface chemistry. Depending upon the type of ligand attached to the surface, the adsorbent could be a normal phase or the reverse phase. अच्छा जी, नॉर्मल फेज के अंदर हमारे पास जो है जो सरफेस है वो यूजुअली पोलर ग्रुप्स के साथ अटैच होती है सिलिका की, जैसे कि OH ग्रुप्स हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, अमाइनो ग्रुप्स हैं। और रिवर्स फेज के अंदर हमारे पास 18 कार्बन C18 कॉलम या C8 कार्बन, अब जितना C18 कार्बन होगा, 18 कार्बन अटैच होंगे उसके साथ, तो ये उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक होगा। तो हाइड्रोफोबिसिटी जो है वो हम चेंज कर सकते हैं C8 से C18 इनके साथ ब्रेक होते हैं। यूजुअली C18 जो है ऑक्टाडिसाइलसिलेन जो है ये ज्यादा कॉमन स्टेशनरी फेस कॉलम्स जो हैं इनके अंदर इस्तेमाल होने वाला स्टेशनरी फेस। Mobile phase जो है, HPLC type and composition of the mobile phase is one of the variable influencing the separation. Despite the large variety of the solvent used in HPLC, there are several common properties. प्योरिटी हाईली प्योर होना चाहिए। मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी कि मेथनॉल जो हम नॉर्मल ग्रेड का यूज करते हैं लैब्स में, जो नॉर्मल एनालिटिकल ग्रेड का है, उसकी प्राइस जो है, अगर फॉर एग्जांपल वो 500 की बॉटल है, तो जो HPLC ग्रेड की मेथनॉल होगी उसकी प्राइस हो सकती है 3000 या 4000 के करीब भी हो। सो बिकॉज हाईली प्योर सॉल्वेंट हमें चाहिए होता है। वो क्यों चाहिए होता है कि अगर उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे जो अपेरेंटली हमें नजर नहीं आ रहे, तो वो कॉलम के जो पोर्स हैं उनके अंदर जाकर जो है वो स्टिक कर जाएंगे और फिर वहां से निकलेंगे और सेपरेशन जो है वो मुतासिर होगी और ग्रेजुअली जो है वो कॉलम की लाइफ कम होती चली जाएगी। डिटेक्टर के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी हो गई, यानी कि जो सॉल्वेंट है जो इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल फेज, वो अपना सिग्नल कम से कम दे, और सैंपल उसके अंदर मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल होना चाहिए। अगर सैंपल सॉल्युबल नहीं होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हमें सॉल्युबल मुकम्मल सैंपल चाहिए। विस्कोसिटी कम हो, ताकि आपके पास हर बार एक जैसा जो है रिप्रोड्यूसिबल वॉल्यूम जो है वो कॉलम को मिले, और टेम्परेचर के साथ साथ जो है वो विस्कोसिटी जो है वो चेंज ना हो रही हो, और केमिकली इनर्ट हो, ऐसा ना हो कि क्रूड करे सरफेस को। ऐसे सॉल्वेंट्स को हम यूज करते हैं। हमारा ये सारा कोर्स याद रखिएगा फोकस्ड है HPLC की एप्लीकेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप टिपिकली HPLC को इंडिपेंडेंटली पढ़ना चाहें तो HPLC इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, और इसके साथ हम बहुत सारी डिटेल चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट या जो मेन इसका फोकस है कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंगली, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। आप कोर्स कंटेंट से देखिएगा तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो HPLC में हम स्टडी करते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो मेनली रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी जिसके साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो हमारा जो ज्यादा एम्फेसिस है वो उसी के ऊपर रहेगा। Each mode of HPLC had its own requirement. For normal phase mode solvents are mainly non-polar. Of course non-polar होंगे क्योंकि आपके पास स्टेशनरी फेज पोलर है। जबकि रिवर्स फेज के अंदर जो है एलुएंट्स या जो मोबाइल फेज है मिक्सचर होगा वाटर का, सम बफर्स होंगे, और में भी सम अदर सॉल्वेंट्स लाइक मेथनॉल और एसीटोनाइट्राइल। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे हम मे बी बड़े पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल जिनको डिसॉल्व करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सेपरेशन है वो चार्ज की बेस के ऊपर या चार्ज डेंसिटी या पोलैरिटी की बेस के बजाय साइज के ऊपर हो रही होगी। और इसके अलावा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज हैज टू सप्रेस
all possible interaction of sample molecule with the surface of the packing material, यानी कि जो सैंपल हम यहाँ पे सेपरेट करना चाह रहे हैं उसका स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन जो है वो मिनिमल होता है, बल्कि मोबाइल फेज का स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर। अच्छा जी, coming back to the HPLC instrumentation, how HPLC instrumentation works. This is a pump, this is injector, and we have column, detector, recorder, data acquisition unit. जो इंटरफेस है मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारे पास मोबाइल फेस कंपार्टमेंट है। आप चाहें तो इस तरह के 3 कंपार्टमेंट या 4 और भी कर लें। पंप का काम होगा कि जो आप रेशियोज को देंगे 20, 30, 50, 40 जो आप देंगे उसी रेशियो के साथ वो तीनों सॉल्वेंट्स को पिक करेगा, मिक्स करेगा और इंजेक्टर से होता हुआ कॉलम में से उसको गुजारेगा। और अगर आप चाहें कि आपके पास वो सब चीजों की मिक्सिंग पहले से ही हो जाए तो तमाम चीजों को मिक्स करके एक ही कंटेनर में डाल दे और पंप इस सॉल्वेंट को ही पिक करेगा। तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है। हम अलग अलग कंटेनर्स में भी सॉल्वेंट्स को रख सकते हैं और इसके साथ साथ एक कंटेनर में भी रख सकते हैं और फ्लो रेट्स को भी यहाँ से मेंटेन करते हैं। सो पंप का मेन पर्पस ये है कि एक्चुअली यहाँ से मोबाइल फेज को पास करे थ्रू this injector passing through this column and then reaching towards the detector. So pumps की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये इंजेक्शन वाल्व है जो इंजेक्टर का है। रियोडीन इंजेक्टर मोस्टली यूज करते हैं जो कंपनी जो हमें प्रोवाइड करती है। मोबाइल फेज एलिमेंट जो है इसको इस कंटेनर में दिखाया गया है। ये सैंपल लूप जो है ये बहुत पीछे आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उसका सिर्फ 20 माइक्रोलीटर वॉल्यूम होगा। इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी जनवरी में तो हमारे पास HPLC मशीन पड़ी हुई है और काम भी कर रही है, ऑपरेशनल है, बिल्कुल फुली फंक्शनल है। तो मैं आपको इसका विजिट भी कराऊंगा। और इसके साथ साथ कॉलम कैसा काम करता है। कॉलम इसमें से इंजेक्टर से, यानी कि मोबाइल फेज ने पहले इंजेक्टर से होकर गुजरना है और फिर दर्ज रुक जाएगा। इसकी 2 पोजीशंस होती हैं। अगर हम चाहें तो ये डायरेक्ट कॉलम में से भी गुजरे और अगर हम चाहें तो ये इंजेक्टर से होकर गुजरे। ये हम आगे चल के देखेंगे। और जो चीज भी कॉलम से निकलेगी वो डिटेक्टर तक जाएगी। ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर उसकी डिटेक्शन करेगा बेस्ड ऑन इट्स, फॉर एग्जांपल अगर ये यूवी डिटेक्टर तो उसके अब्जॉर्बेंस लेगा और इंटरफेस जो है ये सारी इंफॉर्मेशन इधर प्रोसेस कर रहा होगा और जनाब यहाँ से हम डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। HPLC pumps, one of the most important components in liquid chromatography is pumping system। ठीक है जी। और हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक हम कांस्टेंट प्रेशर पंप्स हैं। अच्छा जी, पंप्स का एक्चुअली पर्पस ये होता है कि ये कांस्टेंट फ्लो हमें ऑफर करें थ्रू HPLC इंजेक्टर, कॉलम या डिटेक्टर। 2 बेसिक डिजाइन है, एक कांस्टेंट प्रेशर पंप्स है और एक कांस्टेंट फ्लो पंप्स है। जो कांस्टेंट प्रेशर पंप्स हैं कन्वेंशनल स्टाइल के हैं, ज़्यादा सिंपल हैं और इनके मेन एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें पल्स प्रोड्यूस नहीं होती, फ्रीडम फ्रॉम पल्सेशन रिजल्टिंग इन स्मूथ बेसलाइन। यानी कि अगर वो पल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही एक कांस्टेंट प्रेशर पंप में तो फिर हमारे पास जो बेसलाइन है, सिंपल जो लाइन चल रही होती क्रोमेटोग्राफी की, वो बिल्कुल सीधी रहती है, उसमें किसी किस्म की नॉइज अपीयर नहीं होती। इनएक्सपेंसिव है और इजी टू ऑपरेट और इजी टू मेंटेन। मैं इतना बताता चला जाऊं, जो कांस्टेंट प्रेशर पंप्स हैं जब वो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर रहे होते हैं तो फिर वो फ्लो रेट को जो है वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते और फ्लो रेट्स में मामूली सी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मोबाइल फेज। तो ऐसे में अगर फ्लो रेट में कोई मामूली सी फ्लक्चुएशन होगी तो फिर पीक्स के रिटेंशन टाइम में तब्दीली हो सकती है। और अगर पीक्स के रिटेंशन टाइम में तब्दीली होगी तो एक दफा उसका रिटेंशन टाइम कुछ और हो सकता है और दूसरे एनालिसिस में, दूसरे राउंड में उसका एनालिसिस, उसका रिटेंशन टाइम कुछ और होगा। तो लिहाजा जब रिटेंशन टाइम हिल जाएंगे यानी कि तब्दील हो जाएंगे सेम कंपोनेंट्स के, तो फिर हम चीजों को क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पंप्स का ये डिसएडवांटेज है कि जब ये कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन नहीं कर पाते तो लिहाजा ये एक डिसएडवांटेज है कांस्टेंट प्रेशर पंप्स का कि कांस्टेंट फ्लो रेट्स मेंटेन नहीं कर पाता। ये हमने आगे लिखे हुए हैं। फ्लो रेट मस्ट बी मॉनिटर्ड केयरफुली एंड कॉन्स्टेंटली स्पेशली व्हेन परफॉर्मिंग ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्यों फ्लो रेट? क्योंकि फ्लो रेट फ्लक्चुएट कर जाता है।
इन क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मैचिंग रिटेंशन वॉल्यूम्स या रिटेंशन टाइम। अगर वॉल्यूम चेंज, अगर रिटेंशन टाइम चेंज हो गया तो एक्चुअली एक दफा एक एनालिसिस में अगर आपके पास वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ था XML, तो दूसरी दफा उसी एनालिसिस के अंदर चूंकि फ्लो रेट की फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, फ्लो रेट की फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो फिर वो वॉल्यूम XML की बजाय वो YML होगा। अगर पहले 5 ml था तो होगा अगली दफा 5, शायद ये 5 ml हो या 5 शायद ये 6 ml हो, जिससे पीक्स के जो रिटेंशन टाइम है वो तब्दील हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे में क्वालिटेटिव एनालिसिस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं रिटेंशन टाइम की बेस पे। ये बात पहले दिन से हो रही है, हम जब ये पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी TLC से लेके, कि जब दो कंपोनेंट्स के अगर रिटेंशन टाइम एक जैसे हैं, तो चाहे वो एक कंपोनेंट प्योर फॉर्म में हो और दूसरा कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में हो, अगर उन दोनों के रिटेंशन टाइम सेम है तो वो दोनों एक्चुअली एक ही हैं, उन दोनों की आइडेंटिटी एक ही है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस की जो है ये फाउंडेशन रखता है, ये उसकी बुनियाद बनाता है। तो लिहाजा क्वालिटेटिव एनालिसिस डिस्टर्ब हो जाएंगे जब रिटेंशन टाइम तब्दील होंगे। और नंबर 2, क्वांटिटेटिव एनालिसिस चेंज इन फ्लो रेट जो है वो उसका टाइम इफेक्ट करेगा क्रोमेटोग्राफी पीक का। लिहाजा क्रोमेटोग्राफिक जो बैंड है वो भी तब्दील हो सकता है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज होगी, और लिहाजा जो उसका एरिया है वो भी चेंज हो सकता है, जो कि क्वांटिफिकेशन के लिए या क्वांटिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर भी जब पीक की पोजीशन चेंज होगी तो उसका एरिया भी तब्दील हो सकता है, उसका एरिया अगली दफा वो ना हो, जिसके नतीजे में हम वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। उसके मुकाबले में जो कांस्टेंट फ्लो पंप्स हैं, these systems are able to repeat elution volume and peak area regardless of viscosity change और column blockage। ये वो पंप्स हैं जो कि हर दफा आपको कांस्टेंट फ्लो रेट देते हैं, और चाहे मोबाइल फेस की विस्कोसिटी कम ज्यादा जैसी तैसी भी हो रही हो। देखें बफर की कैपेसिटी कुछ बफर की विस्कोसिटी कुछ और होगी, वाटर की प्योर वाटर की जो है वो विस्कोसिटी और होगी, मैथनॉल की होगी। तो जब हम इस तरह के मिक्स सॉल्वेंट्स यूज करते हैं तो ऐसे पंप्स हमें बड़े सूटेबल रहते हैं कि चाहे विस्कोसिटी तब्दील होती रहो, आपको हर बार रिप्रोड्यूसिबल फ्लो रेट जो है ऑफर करें। दो टाइप्स हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप्स होते हैं और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो ये सिरिंज पंप्स होते हैं। जस्ट उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। रेसिप्रोकेटिंग पंप्स जो है कैन मेंटेन अ लिक्विड फ्लो फॉर indefinitely longer time while a syringe pump has to be refilled after it displays the whole syringe volume। तो हम सिरिंज वॉल्यूम की बजाय ज्यादातर रेसिप्रोकेटिंग को यूज करते हैं, क्योंकि जब आपने लॉन्गर एनालिसिस करने हैं तो इसमें ये कॉन्स्टेंटली इसी पंप्स को हम यूज करते हैं। सिरिंज वॉल्यूम जो है कांस्टेंट वॉल्यूम जो है एक पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है एक खास एनालिसिस के लिए उसको डिलीवर करता है, ठीक है जी, और उसी को डिस्प्लेस करता है। Comparing to reciprocating syringe pump does not have any, ये अगर ये एक्सप्लेन मैंने किया, does not have any flow and pressure pulsation. For micro HPLC application, syringe pumps allows for maintaining a constant flow at microliter per minute for flow rate। यानी कि एक कांस्टेंट एनालिसिस के लिए एक पर्टिकुलर रन के लिए आपने जितना वॉल्यूम दिया है वो कांस्टेंट फ्लो रेट के साथ उसको मूव करेगा। लेकिन अगर हम उसको एक लंबे अरसे तक 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा या 2 घंटे तक या 3 घंटे तक भी अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं एक कांस्टेंट फ्लो रेट के साथ, तो फिर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप्स यूज करते हैं। लेकिन सिरिंज पंप्स को हम 3 घंटे के लिए यूज नहीं करते कि ये हमें जो है वो कांस्टेंट फ्लो रेट में दिखेगा। वो एक्चुअली जितना वॉल्यूम आप उसको देंगे सिर्फ उस वॉल्यूम को कांस्टेंटली फ्लो करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। These pumps deliver a series of pulse of mobile phase, most detector particularly in case of refractive। अच्छा, डिटेक्टर की ना कुछ टाइप्स हैं, उसमें से एक डिटेक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर है। हम इसको कम यूज करते हैं, ज्यादातर हम उसको जो है हमारे पास यूवी डिटेक्टर उसको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और are sensitive to flow pulses and for trace analysis it is necessary। trace analysis जो कि low concentration के analysis के eliminate करे तमाम pulsation। this problem can be solved by pressure dampers। pressure dampers हम introduce करते हैं खास तौर पे इन पंप्स के अंदर। स्टैंडर्ड एचपीएलसी पंप्स के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्लो रेट जो है वो 0.01 से लेकर 10 ml पर मिनट तक मेंटेन कर सकते हैं। प्रेशर जो है वो 1 से लेके एक 5000 पर स्क्वायर इंच तक है, और प्रेशर पल्सेशन जो है लेस देन 1%। पल्स एक्चुअली प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए जब हम मोबाइल फेज को इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलम में से, बिकॉज जब हम पल्स प्रोड्यूस करते हैं तो फिर हमारे पास स्टेबल बेसलाइन नहीं आ रही होती। सो वी वांट दैट कि हमारे पास जो प्रेशर पल्सेशन है ये कम से कम रहे।
अच्छा, ये ग्रेडियंट इल्यूशन है, मैंने पहले भी बताया आपको। ग्रेडियंट इल्यूशन हम कब करते हैं? ये पंप्स के साथ चूंकि एसोसिएटेड चीज है, मैंने इसको यहाँ पे रखी है। स्टडी चेंज ऑफ मोबाइल फेस कंपोजिशन, दो चीजें, मोबाइल फेस की कंपोजिशन ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफिक रन इज कॉल्ड ग्रेडियंट इल्यूशन। मोबाइल फेस की कंपोजिशन और मोबाइल फेस का फ्लो रेट, दोनों चीजें जो है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के दौरान अगर तब्दील होती है, ग्रेडियंट इल्यूशन है। और अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द एनालिसिस, तो फिर ये आइसोक्रेटिक इल्यूशन है। In modern liquid chromatography, most practical systems combine several liquids. ठीक है जी, हम बहुत सारे लिक्विड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे मिक्सचर्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ड्रग को, फार्मास्यूटिकल ड्रग को आप ब्लड के अंदर डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो ब्लड के अंदर तो आपके पास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एनालाइट्स हैं। तो ऐसे में उन तमाम को सेपरेट करने के लिए और अपने टिपिकल कंपोनेंट को वहां से लूट करवाने के लिए हमें डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो हम उसको डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यूज कर सकते हैं। और ये ब्लेंडिंग कैपेबिलिटी जो है ये इम्प्रूव करती है या इनहांस करती है सेपरेशन को। और ये ऑप्टिमल एलुमेंट मिक्सचर हम इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फॉर एसियोटिक एनालिसिस एंड बिकम्स एब्सोल्युटली नेसेसरी व्हेन प्रोग्रामिंग मोबाइल फेस कंपोजिशन। अच्छा जी, ये दो चीजें मैं आपको बताने लगा, और कि जब कोई कंपोनेंट मुकम्मल तौर पे जाके या लॉन्गर टाइम के लिए स्टिक कर जाता है स्टेशनरी फेस के सरफेस के साथ, तो फिर उसको एलूट करवाना कितना जरूरी है। द मेन पर्पस ऑफ ग्रेडियंट इल्यूशन इज टू मूव स्ट्रांगली रिटेन्ड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर फास्टर बट हैविंग द लीस्ट रिटेन्ड कंपोनेंट्स वेल रिजॉल्व्ड। कि जनाब जो वो कंपोनेंट जो कि लीस्ट रिटेन्ड हैं उनको भी अलग अलग रखें। लीस्ट रिटेन्ड से मुराद ही होती है कि उसका स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन बहुत वीक है। अगर दो कंपोनेंट्स हैं और उनका इंटरेक्शन बहुत वीक है स्टेशनरी फेस के साथ, तो वो दोनों अगर इकट्ठे जल्दी लूट हो जाएंगे तो उनकी पीक्स भी इकट्ठी आ जाएंगी, लिहाजा जिससे सेपरेशन फाइन नहीं होगी। लेकिन अगर तीसरा कंपोनेंट ऐसा जो बड़ी देर तक वहां पे रिटेन कर रहा है, हम उसको भी निकालना चाहते हैं, तो हम एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे होते हैं इस ग्रेडियंट इल्यूशन से कि वो जो दो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपस में मिक्स ना हो सेपरेशन के बाद, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो भी जल्दी निकल आए। तो ऐसे में ग्रेडियंट इल्यूशन को यूज कर सकते हैं और हम मोबाइल फेस की कंपोजिशन जो है उसको तब्दील करते हैं। यानी कि वो कंपोनेंट पर्टिकुलरली जो लॉन्गर टाइम के लिए वहां पे रिटेन कर रहा है उसको एलूट करवाया जाए एज उसका एनालिसिस टाइम शॉर्ट करने के लिए। और जो दूसरे दो कंपोनेंट जो ऑलरेडी जल्दी एलूट करें, कहीं वो भी आपस में मिक्स ना, उनकी मिक्सिंग को भी रोका जाता है। और इसमें हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग विद लो कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। लो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल अगर एसीटोनाइट्राइल की परसेंटेज 20% है, वाटर की 80% है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, वाटर 80 है, एसीटोनाइट्राइल 20 है, तो ग्रेजुअली एसीटोनाइट्राइल की कंपोजिशन को बढ़ाते जाएंगे, उसको 30 कर देंगे एनालिसिस के दौरान और वाटर को 70 कर देंगे। फिर अगले 10 मिनट्स के लिए उसको 40 कर देंगे एसीटोनाइट्राइल को, वाटर को 60 कर देंगे। उससे नेक्स्ट 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए एसीटोनाइट्राइल को 50 और वाटर को भी 50 कर देंगे। इस तरह मोबाइल फेज की जो कंपोजिशन है वो तब्दील हो रही होगी, और ऑफ कोर्स फ्लो रेट भी अगर हम चेंज करेंगे तो उससे भी हम ग्रेडियंट इल्यूशन की तरफ ही जा रहे होंगे। तो इसका पर्पस ये होगा जो लीस्ट रिटेन कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेशन करें, और जो लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन कर रहे हैं वहां पे उनको भी प्रॉपरली करें। अब ये देखें जी, स्ट्रांगली रिटेन्ड कंपोनेंट्स विल सिट ऑन द एब्जॉर्बेंट सरफेस। जो होता है, जो स्ट्रांगली रिटेन्ड, जिनका इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रांग है, वो करेंगे ऑन टॉप ऑफ कॉलम और विल मूव स्लोली, या वो बहुत स्लोली निकल रहे हैं। Starting with increased amount of organic solvent in acetonitrile, then strongly retained components will move faster. जो बड़ी स्लो निकल रहे थे वो फास्ट हो जाएंगे, एनालिसिस जल्दी मुकम्मल होगा और आपके पास पीक की ब्रॉडनिंग नहीं होगी। और ये मोबाइल फेस की कंपोजिशन को स्टेडीली इंक्रीज करना होगा। हमने ना प्रोग्राम किया होता है, पहले 5 मिनट के लिए ये कंपोजिशन, अगले 5 मिनट के लिए, उससे अगले 5 मिनट के लिए। तुम थ्रू आउट अगर हमारे पास 1 घंटे का या आधे घंटे का रन है, तो हम उसके दौरान हम प्रोग्राम कर लेते हैं कि किस किस टाइम के लिए हमारे पास मोबाइल फेस की कंपोजिशन कैसे कैसे तब्दील हो रही है, और इस तरह हमारे पास सेपरेशन जो है वो बेहतरीन होती है। ग्रेडियंट इल्यूशन क्या करती है जी? ग्रेडियंट इल्यूशन इंक्रीज कॉलम एफिशिएंसी, वो कॉलम एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। पीक ब्रॉडिंग मैंने बताया इसको कम करती है, फाइन पीक्स होनी चाहिए, ब्रॉड पीक्स नहीं होनी चाहिए हमारे पास। और परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेडिंग इल्यूशन इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंटेशन, के इंस्ट्रूमेंट कितना फाइन है, कितना साइज है। खास तौर पे
जो दो कंपोनेंट का जो मिक्सिंग पॉइंट है, ये कैसे मिक्स करके उनको कॉलम में से पास ऑन करने देता है कितनी देर के लिए और इनको कितना प्रॉपरली वो मिक्स करता है, ये सारी चीजें जो है वो मिलकर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ लार्ज द वॉल्यूम बिटवीन कंपोनेंट मिक्सिंग पॉइंट, के जब हम उसको मिक्स करते हैं तो कितना वॉल्यूम उस दौरान कॉलम में से पास ऑन करता है, और कम होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना होगा अपने सॉल्व अपने जो एनालिसिस है उसको। और सेकेंडली, हाउ वेल डज द सिस्टम मिक्स एलिमेंट कंपोनेंट्स, के एलिमेंट को प्रॉपर्ली मिक्स कितना करता है, उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। टू प्राइमरी मेथड जो मिक्सिंग के, हाई प्रेशर मिक्सिंग, हम यूजुअली लो प्रेशर मिक्सिंग को प्रेफर करते हैं, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन किए हुए। इंडिविजुअल हाई प्रेशर पंप्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड ईच लिक्विड, हर लिक्विड, each the outlet of the each pump is either connected or to a mixing connector or chamber. The two flows are blended to injector and column. Mixing is accomplished on high pressure side of pumps, while in low pressure pump mixing is accomplished prior to the pump. लो प्रेशर के अंदर क्या होता है जी कि पंप के अंदर जाने से पहले पहले उनको मिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे उनका कहते हैं पंप के अंदर जाके उनको मिक्स करते हैं। एंड इट्स लो प्रेशर साइड एंड ओवरऑल फ्लो इट इज कंट्रोल बाय सिंगल पंप। मोबाइल फेस की कंपोजिशन ऑफ कोर्स हमें प्रोग्राम करना पड़ती है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज दैट द होल प्रोग्राम इज सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज प्रोग्राम कैन बी एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस्ड अपॉन कमांड। सिंस इनएक्यूरेट, जो इनएक्यूरेट होगी, मसलन आप इनएक्यूरेट क्यों होगी कि अगर आपने उसका फ्लो रेट जो है वो मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है आपको हर बार और एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो उससे आपके पास स्टेबल बेसलाइन नहीं होगी और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो उससे रिड्यूस हो जाएंगी। सो इनएक्यूरेट ग्रेडियंट रेपिटेशन या एलूशन जो है कैन कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एरर्स, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास लिमिट होगी और रिड्यूस हो जाएगी। आई स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंजेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, आप ये सारी चीजें देख लें पंप्स के बारे में, और अगर आपके क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको बेहतरीन तरीके से आंसर कर सकूं। और अब जो है वो आपको वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली मिलेंगी, बल्कि हम कोशिश करेंगे एक वीक के अंदर एटलीस्ट 2 वीडियोस रखें, और ताकि आपको जो है टाइमली सारी चीजें जो हैं वो मिल जाएं और आप इनको थ्रू करते हैं। ठीक है जी। सो फार वी आर विद पंप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंजेक्टर्स, कॉलम्स, और फिर उससे अगले वाले लेक्चर में हम डिटेक्टर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। सो फार वी आर डन विद दिस पंप्स एंड दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंजेक्टर्स और कॉलम को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।